May I come in? Yes, please. प्रणाम सर. Yeah. Please take your seat. थैंक यू सर. आप अपने बारे में कुछ बताइए. सर मेरा नाम अभिषेक कुमार राय है. मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद कस्बे का रहने वाला हूँ. मैंने अपने स्थानीय कस्बे से ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मैंने पढ़ाई की है और स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से की है. तो आपने ग्रेजुएशन जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी से किया हुआ है. हाँ सर. तो चूँकि आपने CDPO के लिए शायद भरा हुआ है, जैसा हमें जानकारी मिली है, तो बच्चों के लिए संविधान में क्या क्या अधिकार हैं, इसके बारे में बताइए. सर भारतीय संविधान में बच्चों के लिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15. नहीं, ये तो बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों से जो संबंधित हो. जी 14 तो सबके लिए है. जी. अनुच्छेद 21 क में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था किया गया है सर. जी जी. और बताएं. उसके बाद अनुच्छेद 23 में बाल श्रम और बंधुआ मजबूरी 23 और 24 दोनों ही आर्टिकल जो है बच्चों से संबंधित है. 23 कहाँ बच्चे से संबंधित है, कैसे हो सकता है, ज़रा बताइए. 23 जो स्पेशली बच्चों से संबंधित हो. एक आपने सही बताया 21A, इसके सिवा क्या हो सकता है. मौलिक कर्तव्य में भी सर 51 क के 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसमें भी 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की बात की गई है. ठीक है. और अनुच्छेद 45 में भी यही सेम बात है. ठीक है. तो ये जितनी चीज़ें आपने बताई, ये तो एक ही बात आपने बताई, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने बता दिया. जी सर. उससे एक मूल अधिकार में जोड़ा गया, एक फंडामेंटल ड्यूटी में जोड़ा गया और एक DPSP में कंटेंट चेंज किया गया. कुछ और बताना चाहेंगे बच्चों के बारे में. यस सर. सर सरकार के प्राथमिक उद्देश्यों में बच्चों के विकास की बात की गई है और सरकार की प्राथमिकता है कि बच्चे ही बड़े होकर के युवा शक्ति के रूप में उभरेंगे और भारत के मानव संसाधन के एक महत्वपूर्ण अंग हैं. बच्चों के लिए एक आयोग बनाया गया है, पता है आपको. सॉरी सर. हिस्ट्री आपने ऑप्शनल रखा हुआ है ना. यस सर. तो इतिहास का कौन सा कालखंड आपके लिए अच्छा लगता है. मुझे सर प्राचीन भारत का जो कालखंड है वो मुझे पसंद है. प्राचीन भारत का. ठीक है. तो प्राचीन भारत में जो शुरुआत होती है हमारे यहाँ जैनिज्म और बौद्धिज्म की, तो इन दोनों के चिंतन में एक चीज़ समान है, वो है अहिंसा. इन दोनों ने अपने समकालीन जितने भी ये दोनों धर्म हैं या जो चिंतन है, दर्शन है, इन्होंने अपने चिंतन में अहिंसा को क्यों महत्व दिया. किसी भी धर्म का विकास उस समय के परिप्रेक्ष्य के समय अनुसार ही होता है और यदि हम उस कालखंड की बात करें तो उस समय जो वैदिक कालीन जो सनातन धर्म है उस धर्म में बलि प्रथा को लेकर के एक पूरी व्यवस्था चल रही थी सर. और धर्म का ये तो बहुत सामान्य सी व्याख्या, और कोई व्याख्या कुछ इसके अतिरिक्त. बलि प्रथा चल रही थी, बलि प्रथा तो आज भी चल रही है. आज तो कोई अहिंसा की बात नहीं कर रहा. अहिंसा किसी भी समुदाय को आकर्षित करता है. और कोई उस समय का स्थानीय कारण, कोई और तरीका, कोई और व्यवस्था हुई हो जिसकी वजह से कुछ और समाज में परिवर्तन हो रहे हों. यस सर. क्या उस समय की जो सामाजिक परिस्थिति है उसमें वैश्य वर्ग या उस समय में जो ये कहें कि जो राजतंत्री व्यवस्था है उस राजतंत्री व्यवस्था में शांति की स्थापना की बहुत ज़रूरत थी. इसलिए ये धर्म उभर करके सामने आते हैं और अपने मूल उद्देश्य में अहिंसा को रखते हैं. तो ये दूसरी बात एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है, कि जितने भी जो जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है ना, उन्होंने व्यापार को क्यों स्वीकार कर लिया. उन्होंने क्यों नहीं अन्य किसी व्यवसाय को स्वीकार किया. यस सर. मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा सर कि जैनिज़्म मध्यम मार्ग को नहीं अपनाता है. तो मध्यम मार्ग को न अपनाने की वजह से उसमें अहिंसा को अपनाए जाने के लिए एक बहुत कठोर प्रक्रिया है. तो किसी अन्य काम को करने के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर कृषि का अगर कार्य करते हैं तो खेत की जुताई में भी कुछ जो जीव जंतु हैं उनकी हत्या हो सकती है. इसलिए इस पूरे वर्ग ने व्यवसाय वर्ग को चुना ताकि इसमें अहिंसा के जो पुट हैं वो बहुत मतलब चरम स्तर पे दिखाई देते हैं. तीसरा सवाल उसी से संबंधित है. भारत में जैन धर्म या बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होता चला गया, लेकिन विश्व में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ. ऐसा क्यों हुआ कि भारत में जहाँ से वो जन्म लिया वहाँ पर वो पतन की तरफ चला गया और विश्व में उसका विस्तार होता चला गया.
सर मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि भारत में बौद्ध धर्म का जो विस्तार हुआ और विस्तार के बाद इसका पतन हुआ, इस पतन के पीछे निम्नलिखित कुछ कारण रहे। जैसे कि बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म जिस उद्देश्य के साथ स्थापित हुआ, धीरे धीरे जो बुराइयों का जिसने शुरुआत में उसने विरोध किया, उन बुराइयों को उसने स्वीकार कर लिया। उदाहरण के तौर पे इस धर्म में धीरे धीरे मूर्ति पूजा की पद्धति आ गई, जबकि मूर्ति पूजा के विरोध में थी। फिर जो वैदिक धर्म के 10वें अवतार के रूप में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया गया। तो फिर इस धर्म का एक अलग से अस्तित्व का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि भगवान बुद्ध जो हैं वो 10वें अवतार के तौर पर स्थापित हो गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, यस सर। जितने भी बौद्ध धर्म के विश्व में देश हैं, यस सर। उन देशों में देखा जाए तो वहाँ पर मांस लोग खाते हैं, जबकि बौद्ध धर्म की जो बेसिक फिलॉसफी है वो अहिंसा की बात करती है। इवन कि भारत में भी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो भी मांस का काम करते हैं, मांस खाते हैं। तो ये कैसे संभव है कि किसी धर्म का अनुयायी हो और वो मांस खाता हो? सर मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी इवन के साथ जैसा प्रमाण मिलता है, सुना जाता है कि महात्मा बुद्ध भी मांस खाए थे और उसकी वजह से उनको पेचिश हुई और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। सर धर्म और जिस जगह पे वो धर्म है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, ये एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पे देखा जाता है। सर मैंने दलाई लामा के एक स्टेटमेंट को पढ़ा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने शुरुआत तो किया था कि मैं बौद्ध धर्म के अनुसार मैं मांस और मांसाहार को मैं त्याग दूं, लेकिन जो हमारी भौगोलिक स्थिति है वो हमें इसके लिए एग्जिस्ट नहीं तो करती है। अहिंसा और फिर मांस में कैसे रिलेशन? फिर दोनों चीज़ तो विरोधाभास हो जाता है ना यहाँ पर। सर ये बात बिल्कुल सही है कि अहिंसा और किसी जानवर को, लेकिन वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ के खान पान को वही निर्धारित करती है। तो फिर उनको तो हमें लगता है फिर महात्मा बुद्ध को ये प्रवचन ही नहीं देना चाहिए था। सर विचार और खान पान में दोनों में बहुत अंतर है। अपने जीवन को बचाने के लिए अगर मांसाहार की अगर ज़रूरत है तो उसको किया जा सकता है। प्लीज सर। चलिए आपका पॉलिटिकल साइंस भी है, ठीक है सर मैंने पहले और दूसरे साल BHU में आपने पढ़ा है। चलिए एक बहुत साधारण सा प्रश्न है, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण इन दोनों में फ़र्क क्या है? सॉरी सर। अच्छा, आप BHU से पढ़े हैं? यस सर। BHU के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में? सर मैं बताना चाहूँगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो कांग्रेस के लगभग 4 बार अध्यक्ष पद पे भी रहे और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादन के माध्यम से उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। लेकिन उन पर एक आक्षेप लगाया जाता है कि वो हिंदू संप्रदायवाद को बढ़ावा देते थे, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं सर। सर मैं ये बताना चाहूँगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे और संस्थापक सदस्य भी थे। एक मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उन्होंने इस संदर्भ में अपने एक वक्तव्य को कहा है कि जब तक पंडित जी हिंदू महासभा के साथ रहे, जब तक संस्थापना के साथ, जब तक उनके मार्गदर्शन में हिंदू महासभा चलता रहा, तब तक वो प्रतिक्रियावाद से वो बेहद दूर था और कई जगहों पे महामना ने अन्य धर्मों के प्रति बहुत सहिष्णुता का भाव प्रदर्शित किया है। अच्छा, अभी रिसेंटली में बहुत चर्चा हो रही है कि इतिहास का पुनर्लेखन किया जाए, तो क्यों ऐसा प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि पुनः लिखने की ज़रूरत है भारतीय इतिहास को? सर मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी राष्ट्र का इतिहास यदि किसी अन्य जगहों से, भारत चूँकि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का भारत के इतिहास लेखन पर बड़ा प्रभाव रहा है, साथ ही भारत में कई विचारधाराओं के तहत इतिहास लेखन का कार्य हुआ है। प्रायः यह सरकार मानती है कि इतिहास लेखन में कुछ त्रुटियां रह गई हैं। क्या क्या त्रुटियां हैं? सर मैं ये बताना चाहूँगा कि इतिहास लेखन में मार्क्सवादी इतिहास लेखन है। सरकार की तरफ से आक्षेप लगता है कि इतिहास लेखन में कई ऐसे पक्ष हैं जिन पे काम नहीं किया गया है। जैसे कि सर इतिहास लेखन में किसी भी घटना का जो बेसिक उसका आधार है उसको मार्क्सवादी इतिहास लेखन के तौर पर लिखा गया है, और जो बेसिक जैसे
प्राचीन भारतीय इतिहास पे कम काम हुआ है, इस तरह की क्या आपको चीज़ें। लगता है कि पूरा मध्यकाल जो है या पूरा भारत का इतिहास जो है उसको पढ़ने से लगता है कि ये तो विदेशियों का इतिहास है? नहीं सर, न तो हमारे एससी को मौका मिला, न तो एसटी के महत्व को दर्शाया गया है, इन सभी को तो महत्व को दर्शाया ही नहीं गया। सर मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे इतिहास लेखन में साम्राज्यवादी इतिहास लेखन से इतिहास लेखन का कार्य शुरू हुआ, लेकिन अब सबाल्टर्न इतिहासकार ने इस पे काफ़ी काम किया हुआ है। जैसे कि सुमित सरकार ने हांसी पे जो लोग थे उन पे उन्होंने काफ़ी काम किया है और धीरे धीरे। चलिए, ओके, थैंक यू। चलिए, जब बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नाम आपने सुना है? यस सर, क्या है इसका फंक्शन, क्या है? बच्चों से संबंधित सारी जो नीतियाँ और उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है सर। नीतियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है, बच्चों के अधिकार की संरक्षा की जिम्मेदारी है। नीतियों का क्रियान्वयन तो सरकार करेगी, आयोग तो करेगी नहीं। सॉरी सर। अच्छा ये बताइए कि बाल श्रम ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि क्लिष्ट समस्या है, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में। आप इस समस्या के निदान के लिए किस प्रकार के उपायों को अपनाना चाहेंगे? सर मैं बताना चाहूँगा कि बाल श्रम यूनिसेफ के अकॉर्डिंग भारत में बाल श्रम का जो मुद्दा है वो बहुत गंभीर है और उत्तर प्रदेश उसमें पहले पोजीशन पे है। तो सर अभी हाल ही में गोंडा के एक अधिकारी थे आशुतोष रंजन जी, उनका ये मॉडल जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से एक पहल किया है कि क्यों ना बाल श्रम में जहाँ जहाँ बच्चे इस तरीके के बाल श्रम में लिप्त हैं उनको गोद लिया जाए। और उनकी इस पहल का एक परिणाम ये रहा कि कई बहुत सारे अधिकारियों ने बच्चों को गोद लेना प्रारंभ किया है। पहली बात सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बाल श्रम के लिए जो आंगनबाड़ी का कार्यक्रम है, आंगनबाड़ी के का जो नीतियाँ हैं उसको सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए और चिन्हित किया जाए कि कहाँ कहाँ पे लोग हैं। सर एक और मॉडल है, राजस्थान के एक अधिकारी रहे हैं, उन्होंने अपने यहाँ क्या किया कि वो बहुत नज़दीक से उन्होंने बाल श्रम को देखा और उस पूरे इलाके में खेल के माध्यम से छोटे छोटे, क्योंकि ये लोग जो बाल श्रम में लिप्त बच्चा होता है वो नशाखोरी में या फिर बाल अपराध की तरफ भी जाता है, तो कोशिश ये है कि उस पूरे इलाके में हम खेल की चीज़ों को प्रोवाइड कर दें ताकि वो बच्चा खेलने कूदने में इन्वॉल्व हो। और सर जो सरकार की दंडात्मक नीतियां हैं जिसकी वजह से अगर कहीं हम बाल श्रम में लिप्त किसी कंपनी की सूचना मिलती है तो उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे ताकि लोगों में। अच्छा, बाल श्रम और निर्धनता में कोई संबंध है? यस सर। क्या संबंध? दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। निर्धनता ही बाल श्रम को प्रेरित करती है करने के लिए। अच्छा, अभी वैक्सीन डिप्लोमेसी की बड़ी चर्चा चल रही है भारत में। यस सर। क्या है वैक्सीन डिप्लोमेसी? सर मैं ये बताना चाहूँगा कि महामारी के इस समय में भारत के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने वैक्सीन पर काफ़ी काम किया और वैक्सीन बनाने में भारत सफल भी रहा और विश्व के अन्य देशों में जहाँ जहाँ वैक्सीन की ज़रूरत है भारत वैक्सीन के कितने देशों में भारत ने वैक्सीन को दिया है, क्या आपूर्ति की है वैक्सीन? सॉरी सर मुझे इसका नंबर नहीं याद है। इस वैक्सीन डिप्लोमेसी से करंट का जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें भारत का स्थान कहाँ आप देखते हैं? सर मैं बताना चाहूँगा कि इस वैक्सीन डिप्लोमेसी से पहला मिथ तो ये टूटा कि पूरे यूरोपियन जो समुदाय है जिसका विज्ञान के इस क्षेत्र में एक दबदबा सा था, भारत ने वहाँ अपनी एक जगह बनाई है और वैक्सीन के माध्यम से, चूँकि ये महामारी का समय है, इस समय में अगर हम किसी राष्ट्र का मदद करते हैं तो वो राष्ट्र हमारे बहुत करीब आता है, भावनात्मक रूप से भी और सहयोगात्मक रूप से भी। लास्ट प्रश्न है मेरा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु चलाए जा रहे कुछ कार्यक्रमों को आप बता सकते हैं? सॉरी सर मुझे याद नहीं। ओके, आर्टिकल 14 के बारे में भी आपने बताया, सॉरी 24 के बारे में। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में नियोजित नहीं किया जाएगा। यानी कि दूसरे संदर्भ में बात करें तो अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाता है। ऐसी स्थिति में अगर आपके क्षेत्र में बाल श्रम होता है तो किस आधार पर बाल श्रम को रोकेंगे? सर पहले तो ये देखेंगे कि 6 से 14 साल के बीच का वो बच्चा नहीं, वो है। 14 साल का, मान लीजिए 14 साल से नीचे का बच्चा है, बाल श्रम हो रहा है तो इसका मतलब 14 साल से नीचे का होगा। और अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया
कि बच्चों को खतरनाक उद्योगों में, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में नियोजित नहीं किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 24 जो है बाल श्रम पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाता है। तो आप किस कानून को आधार बना करके बाल श्रम को रोकेंगे? सर मैं प्रयास करूंगा कि जो चीज़ अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ उसके बारे में और डिटेल में। बाल श्रम को रोकने के लिए कोई कानून भी संसद ने बनाया है क्या? सॉरी सर। ओके, योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर।